वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस चैप्टर को पिछले कुछ एक दिनों से पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये 11th क्लास का पहला लेसन है और आपको मैंने बताया था कि इस लेसन में मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें 9th-10th लेवल पर आपने सीखी होंगी, इसलिए उसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और अगर नहीं भी सीखी हैं तो इस चैप्टर में पढ़ी हुई चीज़ें आपको फॉरएवर, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको काम आने वाली हैं। तो आप सभी लोग क्रम से इन वीडियोस को देख रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी जिन बच्चों ने इन वीडियो को क्रम से ना देखा हो, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं से रिलेटेड वीडियो क्रम से देख लें, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है और सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिस्कस करी हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी पिछले कुछ एक वीडियो से जिस टॉपिक को बता रहा था उसका नाम था सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया, पीपीएम, पीपीबी, और सभी के हमने सवाल किए। जिन बच्चों ने इन वीडियो को क्रम से देखा होगा उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए ले लिया क्योंकि ये टॉपिक अकेले 11th क्लास में नहीं है, बल्कि 12th क्लास का जो लेसन है विलियन, उसमें भी ये टॉपिक पूरी तरह से आपको पढ़ना ही पढ़ना था। इसलिए मैंने शुरुआत में ही इस टॉपिक को डिटेल में ले लिया। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक 11th क्लास का टॉपिक है, उसी पहले लेसन से टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र। देखो, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं इसको बताने से पहले मैं जो आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा उसकी तरफ ब्रीफ करते हैं। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्य का वर्गीकरण या पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। डिटेल में मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, आप तीसरे वीडियो में या चौथे वीडियो में देखिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिस्कस करी हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं तत्व और आते हैं यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं मिश्रण, जो कि समांगी और विषमांगी प्रकार के होते हैं। और भी तरह का वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण में से मैंने ये छोटा सा हिस्सा लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि आप सभी लोगों को जो चीज़ सिखानी है उन चीज़ों में दो शब्द बार बार यूज़ होंगे, एक होगा तत्व और एक है यौगिक। ध्यान से समझिएगा। तत्वों का होता है प्रतीक, जिसको हम बोलते हैं सिंबल। जैसे कार्बन का प्रतीक चिन्ह C, नाइट्रोजन का प्रतीक चिन्ह N, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O, फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na। तो ये सभी क्या है? प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह किसके होते हैं? तत्वों के। और तत्व क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन में उलझना नहीं चाह रहा हूँ। आप उससे पुराने वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको तत्व की परिभाषा और डिटेल सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर आपको हमने ये भी बताया था कि जब तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो प्राप्त होते हैं क्या? यौगिक। और यौगिकों के होते हैं सूत्र। ध्यान से समझिएगा। सूत्र या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका होता है? यौगिक का। और तत्वों के क्या होते हैं? प्रतीक। और जो मिश्रण होते हैं इनका होता है संगठन, ठीक है। कई चीज़ें मिली होती हैं तो हम बोलते हैं इसका औसत संगठन। तो मिश्रण का होता है संगठन, यौगिक का होता है सूत्र, और तत्व के होते हैं प्रतीक। अब हम बात करते हैं सूत्र बेसिकली होते क्या हैं। तो सूत्र की अगर हम परिभाषा को लिखें तो देखो, मैंने हेडिंग लिखी हुई है रासायनिक सूत्र। इसमें लिखेंगे हम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रकृति, संख्या एवं संगठन को उस यौगिक
के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? जैसे थोड़ी देर के लिए हम बोलें कि Na2CO3, तो ये सूत्र है, किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो आप बताओ सोडियम कार्बोनेट में कौन से तत्व उपस्थित हैं? इसका पता इस सूत्र से लग रहा है। सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सोडियम के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इस सब का पता भी हमें इस सूत्र से लग रहा है। ठीक है, और जब हमें सूत्र पता होगा तब हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रकृति, कि कौन कौन से तत्व जुड़े हैं, संख्या कितने जुड़े हैं, और संगठन को यौगिक के रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो रासायनिक सूत्र की ये थी परिभाषा, जो आपको पूछी नहीं जाती है मगर आनी चाहिए। यहाँ से आगे सीखने वाली बात है कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा होता है अणु सूत्र या आणविक सूत्र, एक ही चीज़ है। दूसरा होता है अणु सूत्र, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और तीसरा होता है संरचना सूत्र, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो हम लोगों को पढ़ना किस तरह से है। देखो पहले हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे अणु सूत्र क्या हैं, और फिर हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र क्या है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मूलानुपाती सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, इन दोनों सूत्रों में क्या रिलेशन होता है, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध होता है, हम इसको पढ़ेंगे, संबंध को पढ़ेंगे। और संबंध को पढ़ने के बाद हम इस पर कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे संरचना सूत्र पर। ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी सब आगे तक यूज़ होंगी, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। इन टॉपिकों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तत्व का भार परमाणु भार से रिलेटेड है, बटे यौगिक का अणुभार गुणा 100। इस सूत्र से हम तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। बेहतर होगा आप इसका क्वेश्चन देख लें। देखो हमने आपसे बोला, क्वेश्चन हमारे पास है यूरिया। यूरिया का सूत्र जानते हो, NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, अब आप देखो सॉल्यूशन देखो इसका। यूरिया में 2 नाइट्रोजन है, यूरिया में 1 कार्बन है, यूरिया में 1 ऑक्सीजन है, और यूरिया में 4 हाइड्रोजन है। N का परमाणु भार 14, C का 12, O का 16, H का 1 होता है। इसको जोड़ोगे
28 + 12 + 16 + 4, इसको आप जोड़ लीजिएगा 30 40 50 56 4 60। तो इसका अणुभार क्या हो गया? यूरिया का अणुभार कितना हो गया? 60। हमने एम डैश लिख दिया। यूरिया का अणुभार कितना हो गया? 60। अब आप बताओ, हमसे आपसे बोला है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो बताओ क्या बोला है? नाइट्रोजन का भार। आप बताओ नाइट्रोजन का भार कितना था? 28। परमाणु भार कितना था? 60 गुणा 100, सॉरी एक जीरो कटेगा। n परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा? 2 से और काट देते हैं, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 14 टाइम कटेगा, तो 140/3, 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 46.66%। तो ये हमारी नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आएगी 46.66%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46.6%। अब इसी तरह का क्वेश्चन जैसे हम आपसे बोलें कि Na2CO3 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, NO2CO3 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी और Na2CO3 में सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्रतिशत मात्रा बीच में कहाँ से आ गई? आप तो पढ़ा रहे थे रासायनिक सूत्र। मैंने आपको क्या बताया कि रासायनिक सूत्र में हमें केवल परिभाषा नहीं पढ़ानी है, हमें कराने हैं उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपसे बोला जाता कि कोई एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा 20%, हाइड्रोजन की मात्रा 40%, नाइट्रोजन की मात्रा 11% है, तो आप बार बार पूछते सर ये प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। इसलिए बेहतर था कि हम आपको पहले प्रतिशत मात्रा निकालना सिखा देते। तो देखो हमने ये प्रतिशत मात्रा का सूत्र लिखा, एक हमने क्वेश्चन कराया और एक क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दे दिया। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन करने हैं तो आप ऐसा लिख लो, Na2SO4, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, ठीक है, डॉट 10H2O, Na2SO4 डॉट 10H2O। इसमें आपसे बोला गया है कि सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो, सल्फर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर लिखना है, कर लोगे इसे? तो इतना आंसर लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोगों को पढ़ना है, मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मूलानुपाती सूत्र को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एक उदाहरण ले लो। ठीक है, उदाहरण हमने लिया ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? C6H12O6। और आप एक फॉर्मूला ले लो सुक्रोज का, ये भी आप फॉर्मूला जानते हो, सुक्रोज मतलब चीनी। ठीक है, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मूलानुपाती सूत्र, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, हमने आपसे क्या बोला कि दो उदाहरण ले लो। पहला उदाहरण किसका लिया? ग्लूकोज का। किसका उदाहरण लिया? ग्लूकोज का। दूसरा हमने किसका उदाहरण लिया? सुक्रोज का। आप बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, है ना? ये आपको पता है, जो आपको पता है मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब देखो अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, तो आप बोलोगे कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। हम इसमें बोलें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे अनुपात है 6:12:6। देखो दिख रहा है ना, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। आप बोलोगे इसमें तो 6 से डिवाइड हो सकता है, तो इस अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं? C1:2:1, ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ अगर 1:2:1 के आधार पर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O, ये हो जाएगा। ठीक है, कहोगे क्या चीज़ है, बता रहे हैं आपको। आपको पहले ये बताओ इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम एक उदाहरण और ले रहे हैं। हमने लिखा सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब है C12H22O11। हमारा क्वेश्चन है इसमें कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं, इनका अनुपात कितना दिख रहा है? तो आप बोलोगे 12, 22 और 11 दिख रहा है। ठीक है, इसमें और कोई डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है हो पाना। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा एक और सूत्र लिखा CH3COOH। आपको नाम पता है ना, एसिटिक अम्ल। इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। इसमें तत्व तो 3 हैं। ठीक है, इसमें 2 कार्बन हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। तो इसका सूत्र हमें क्या लिख देना चाहिए? इसका सूत्र क्या लिखना चाहिए? C2H4O2। अब हम बोलते हैं क्या इसमें और अनुपात सरल कर सकते हो? आप बोल सकते हो हाँ कर सकते हो, 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2:1। अब 1:2:1 को लेकर के अगर हम सूत्र बनाएं तो क्या बन जाएगा? CH2O। तो देखो आप इस उदाहरण को और इस उदाहरण को ध्यान से समझना। हमने बोला कि ये कौन सा पदार्थ है? आपने कहा ग्लूकोज है। ठीक है, और ये कौन सा पदार्थ है? तो आपने कहा एसिटिक अम्ल है। ग्लूकोज भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और एसिटिक अम्ल भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो कोई पदार्थ जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, उन तत्वों का सबसे सरल अनुपात लेकर के यदि हम सूत्र बनाएं तो उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र। तो देखो CH2O मूलानुपाती सूत्र किसका है? एसिटिक अम्ल का। CH2O ही मूलानुपाती सूत्र किसका है? ग्लूकोज का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? वह सरलतम सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के सरलतम अनुपात से बना हो उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, देखो ये परिभाषा जो मैंने आपको समझाई है उस भाषा में लिखा दी है। आप किताब पढ़ोगे तो अलग अलग परिभाषाएं, सूत्र आपको मिल जाएंगे। हमने जो सरलतम तरीके से आपको सिखाया है, मैंने बस वही परिभाषा लिख दी है। हमने क्या बोला कि कोई भी यौगिक है उसका वह सरलतम सूत्र, जैसे यौगिक का नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, यौगिक का नाम है ग्लूकोज, मगर हम ग्लूकोज का सूत्र ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे CH2O। हमने कहा एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CH2O। सुक्रोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो यही होता है C12H22O11। इसमें और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि वह सूत्र, वह सरलतम सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्व, तीनों तत्व है ना, समस्त तत्वों के सरलतम अनुपात को लेकर के बनाया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात है कि कई यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र भी क्या आ गया? CH2O आ गया। अगर मान लो हम एक उदाहरण और ले लें, हमने ले लिया CH3 CH2 एंड COOH। इस यौगिक का नाम है प्रोपेनोइक अम्ल। केवल वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, धीमे धीमे सिखाएंगे हम आपको नाम। इसमें बताओ कितने कार्बन है? 3। तो आपने कहा C3। H कितने हैं? तो 3 2 5 और 1 6, 6 H हैं और 2 ऑक्सीजन है। ये सूत्र है, ये अणुसूत्र है। किसका अणुसूत्र है? प्रोपेनोइक अम्ल का, ठीक है।
और इस सूत्र में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलोगे 3, 6 और 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C3H6O2। तो ये क्या हो जाएगा, मूलानुपातिक सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल का। देखो ध्यान से समझने की बात है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको बोला कि कोई यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उन सभी तत्वों का सरलतम अनुपात लेकर और फिर अगर कोई सूत्र बनता है तो उस सूत्र को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्लियर है, मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसी परिभाषा के अंतर्गत आप उदाहरण क्या लिखोगे, उदाहरण में लिखोगे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। ये उदाहरण हो गया, ये पहला उदाहरण हो गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लिखोगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र होता है बराबर CH2O। ठीक है, और भी उदाहरण आप बना सकते हो। प्रोपेनोइक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या है, C3H6O2। सुक्रोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है, C12H22O11। क्लियर है, तो इस तरह से आप मूलानुपाती सूत्र के कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं। फिलहाल आप परिभाषा लिख रहे हो तो आप सबसे सिंपल से परिभाषा लिख लीजिएगा। यहीं पर आपको एक चीज सिखा दें, मूलानुपाती भार कैसे निकालते हैं। मूलानुपाती भार या एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है, मूलानुपाती भार कैसे निकालते हैं तो आप याद रखिए। जैसे हमने कहा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो आपने कह दिया CH2O। तो इस बताओ C का परमाणु भार कितना है 12, H का परमाणु भार है 1 और O का परमाणु भार है 16। तो इनको जोड़ दीजिए, 12 + 2 + 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30। तो ये जो 30 है ये क्या है, मूलानुपाती भार है। मतलब जैसे हम अणु भार निकालते हैं, अणु भार में क्या होता है, जैसे हमने कहा ग्लूकोज का अणु भार निकालो, तो आपने क्या कह दिया, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। इन सभी को जोड़ लेते हो 180 आता है। तो ये 180 क्या है, इसका अणु भार है। मगर अणु सूत्र से निकालें तो वो अणु भार है, और अगर मूलानुपाती सूत्र से निकालें तो वो क्या हो जाएगा, मूलानुपाती भार। अब आप बोलोगे सर अणु सूत्र क्या है, अब सिखा रहे हैं आपको। पहले मूलानुपाती सूत्र समझ में आ गया ना, कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का सरलतम अनुपात लेते हुए यदि कोई सूत्र बनाया जाता है, उस यौगिक का सूत्र बनाया जाता है, तो वो उस यौगिक का क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जिसका नाम है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र देखो, अणु सूत्र जिसको हम बोलते हैं आणविक सूत्र भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अणु सूत्र में क्या होगा, तो हम लिखेंगे यौगिक का वह सूत्र, यौगिक का वह रासायनिक सूत्र या वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के वास्तविक अनुपात, वास्तविक अनुपात से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। उसे हम बोलते हैं अणु सूत्र कहते हैं। ठीक है, और अणु सूत्र भी कई पदार्थों के एक जैसे हो सकते हैं। कैसे होते हैं अभी बात करते हैं। तो हमने देखो क्या लिखा कि यौगिक का वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के वास्तविक अनुपात से बना हो। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये वास्तविक संख्या है, या क्या होता है वास्तविक संख्या, संख्या लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यौगिक का वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों की वास्तविक संख्या को लेकर बना हो, समस्त तत्वों की वास्तविक संख्या से बना हो, उसे क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। तो 6 कार्बन है तो C6, 12 हाइड्रोजन है तो H12 और 6 ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे, O6। तो इस तरह से ये कहलाता है अणु सूत्र। समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर आपने
मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र दोनों को सेपरेट करके पढ़ लिया। अब अणुसूत्र अगर हमको दिया है तो हम इस अणुसूत्र से क्या निकाल लेते हैं, अणुभार। ठीक है, कैसे निकालते हैं अभी भी बताया। जैसे ग्लूकोज का अणुभार निकालना है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 6 × 12, 12 हाइड्रोजन है तो 12 × 1, 6 ऑक्सीजन है तो 6 × 16, सबको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र से निकाल लेते हैं मूलानुपाती भार और अणुसूत्र से निकाल लेते हैं अणुभार। आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम संरचना सूत्र की बात करते हैं, ध्यान से समझना। हमने आपको बताया कि ध्यान से यहाँ देखो, एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको चीज़ समझ में भी आ जाएगी। हमने आपसे बोला कि एक सूत्र है हमारे पास C2H6O, ये हमारे पास है अणुसूत्र। अणुसूत्र अब इस अणुसूत्र से हमने कहा संरचना बनाओ, तो किसी लड़के ने संरचना बनाई CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो गया, तो आपने कह दिया इसका नाम है एथिल अल्कोहल। और किसी लड़के ने संरचना बनाई CH3OCH3, इसका नाम क्या है, डाई मैथिल ईथर। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, हमने आपसे केवल इतनी सी बात बोली है, या आप इस उदाहरण के अलावा एक उदाहरण और देख लो। देखो हमने कहा CH2O, ये हमारे पास क्या है, मूलानुपाती सूत्र। ये हमारे पास क्या है, मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र किसका था, ये ग्लूकोज का था, C6H12O6। ये हमारे पास क्या है, अणुसूत्र। अब इस अणुसूत्र से हमने 2 संरचनाएं बनाई। पहली संरचना हमने बनाई CHO, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। कहोगे सर आपने ये संरचना कैसे बना ली, आप सीखोगे, आप ज़्यादा दिमाग अभी मत लगाओ। अभी मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इस अणुसूत्र से ये संरचना बन सकती है। और ये संरचना किसकी होती है, ग्लूकोज की। किसकी होती है, ग्लूकोज की। इसी अणुसूत्र से एक संरचना और भी बन सकती है, हम एक संरचना और बना सकते हैं। संरचना क्या है, CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH। ये संरचना भी बन सकती है। और ये जो संरचना होती है ये किसकी होती है, फ्रक्टोज की। तो आप देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही अणुसूत्र से 2 संरचनाएं बन सकती हैं। तो ऐसा सूत्र, ठीक है, ऐसा सूत्र जो अणुओं की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र। ठीक है, यहाँ अणु में जो परमाणु हैं वो पता है आपको, 6 कार्बन परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं, मगर हम परमाणुओं की स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हम परमाणुओं की वास्तविक संख्या के बाद परमाणुओं की वास्तविक स्थिति को लेते हुए अगर सूत्र बनाए तो उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। तो आपने पहले क्या सीखा, मूलानुपाती सूत्र। देखो कंफ्यूज मत होना, मूलानुपाती सूत्र सीखा, एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखा। आपने क्या सीखा कि किसी यौगिक में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का सरलतम अनुपात लेते हुए अगर हम सूत्र बनाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद हमने सीखा अणुसूत्र। तो आपने बोला किसी यौगिक में वास्तविकता में कितने परमाणु मौजूद हैं, किसी तत्व के कितने परमाणु मौजूद हैं, उनकी वास्तविक संख्या को लेते हुए यदि सूत्र बनाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अणुसूत्र। परिभाषा देखो लिखी हुई है, यौगिक का वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों की वास्तविक संख्या से बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को लेते हुए सूत्र बनाए तो अणुसूत्र। अब जो अणुसूत्र में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उन स्थितियों को दर्शाते हुए अगर हम सूत्र बनाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने संरचना बना दी, मतलब वो सूत्र क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तीनों परिभाषाएं आप आराम से किताब से देख के लिख लोगे। देखो परिभाषा लिखना ये मैटर नहीं करता है,
मैटर करता है कि हम इन तीनों चीज़ों की व्यवहारिकता को समझें। देखो आपने देखा CH2O ये मूलानुपाती सूत्र है, C6H12O6 ये अणुसूत्र है। अब इससे अगर संरचना बनाए, अगर ऐसी संरचना बना दे तो कहलाएगा ग्लूकोज, और ऐसी संरचना बना दे तो क्या कहलाएगा, फ्रक्टोज। तो ये संरचना बनाते हुए अगर हम सूत्र लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। ये वास्तविक स्थिति दिखाते हैं एलिमेंट्स की, और केवल एलिमेंट की वास्तविक संख्या दिखाएं तो अणुसूत्र, और अगर अनुपात दिखाएं तो उसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो ये डिफरेंस है मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र में। अब हमें बात करनी है कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, अणुसूत्र कैसे निकालते हैं, और फिर मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र निकाल लेंगे तो हम संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें अब हम लोगों को सीखनी है। इन सभी के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और तब हम सीखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। तो आप बिल्कुल क्रम से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बना पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को सीखें। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।